हेलो दोस्त। आप लोग देख रहे हैं, आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को जल संसाधन। तो जल संसाधन के पढ़ा चुके हैं तुम लोग, मैप से काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो जाके आप लोग देख ले वीडियो में, मैप से बताएं यानी मानचित्र से बताए हैं, काफ़ी डिटेल से पढ़ाए हैं। आज इसका करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। इससे पहले तुम लोग को बता देना चाहते हैं कि मेरा अगर सभी वीडियो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है इस चैनल पर, ठीक है ना। सभी वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेरा फोटो पर क्लिक करो, और फोटो पर क्लिक करने के बाद यानी जगदेव क्लासेस जहाँ लिखा रहता है उस फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, और प्ले लिस्ट में ऑप्शन में जाएगा तो तुम फिजिक्स का खोजेगा तो फिजिक्स ऑल चैप्टर पर क्लिक करेगा, फिजिक्स का मिल जाएगा। केमिस्ट्री पर क्लिक करेगा, ऑल चैप्टर पर तो केमिस्ट्री का मिलेगा। बायोलॉजी ऑल चैप्टर पर क्लिक करेगा, टोटल बायोलॉजी का वीडियो मिल जाएगा। उसी प्रकार हिंदी पर क्लिक करेगा, हिंदी ऑल चैप्टर तो हिंदी का मिलेगा। हिंदी व्याकरण पर क्लिक करेगा तो हिंदी व्याकरण का मिलेगा। एनसीईआरटी मैथ पर क्लिक करेगा तो एनसीईआरटी मैथ का मिल जाएगा, और भारतीय वन का क्लिक करेगा तो भारतीय वन का मिल जाएगा। और क्वेश्चन आंसर अगर तो आप लोग को खोज रहे हैं, और सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेगा तो सामाजिक विज्ञान के अंदर ही उसी में हिस्ट्री मिलेगा, और उसी में मिलेगा ज्योग्राफी, उससे मिलेगा पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र, और उसी में मिलेगा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र यानी सिविक्स, उसी में मिलेगा, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान ऑल चैप्टर में, और सामाजिक विज्ञान ऑल चैप्टर क्वेश्चन आंसर में सबका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। और साइंस क्वेश्चन आंसर सीरीज में सब सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन आंसर मिलेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन आंसर अंत तक जरूर देखना, पूरी तरह समझ आ जाएगा। जो पढ़ लिए हैं, जल संसाधन हम पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, नहीं ये पार्ट 1 में हम पूरा समाप्त कर दिया जल संसाधन, ठीक है ना। तो जो पढ़ लिए उसके लिए तो और ईजी हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं पढ़े पढ़ लें, उसके बाद ये देखने पर काफ़ी ईजी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद फिर लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय में जो इंपॉर्टेंट होगा वो देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो हम बताए थे तुम लोग को कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना, जिसका आंसर हो जाएगा को नंबर। और चंबल नदी पर हम बताए थे तुम लोग को कि चंबल नदी पर 3 बांध है। एक है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरा है कोटा बैराज बांध। तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान का पूछ रहा है तो हो जाएगा चंबल परियोजना, ठीक है ना। और इससे राजस्थान का बहुत फायदा होता है इस परियोजना से। उसके बाद चलो खो नंबर का बताते हैं। तो खो नंबर जो है नागा अर्जुन सागर परियोजना। तो नागा अर्जुन और अर्जुन के साथ महाभारत में कौन रहता था? कृष्ण रहता था। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। कौन नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और ये किस राज्य में है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, तेलंगाना और प्रदेश के बॉर्डर पर है, ठीक है ना। तीसरा है भाखला नांगल परियोजना। तो भाखला नांगल परियोजना जो है ये कहाँ पर है? तो यह हिमाचल प्रदेश में भाखला है, और ये नांगल जो है यह है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। सॉरी पश्चिम बंगाल बोलिए, पंजाब में है। तो ये कहाँ पर हो गया? ये हो गया हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। और एक है तुम्हारा इंदिरा गांधी, कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये सतलज नदी से निकाल कर राजस्थान के मलुस्थल एरिया यानी थार मलुस्थल में ले गया है, जो विश्व का सबसे लंबा नहर है, ठीक है ना। तो जब विश्व का सबसे लंबा नहर है तो भारत का अपने आप हो जाएगा। तो भारत का भी सबसे लंबा नहर यही है जो 500 किलोमीटर लंबा है। इससे राजस्थान में काफ़ी लाभदायक होता है और राजस्थान में सिंचाई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो किसका? तो बताया था बिहार का जो शोक है, कोसी नदी को कहते हैं। शोक मतलब होता है कि जो तबाही मचा दे, यानी जिसका बाढ़ के पानी बिहार में क्या करता है? कोसी का बाढ़ के पानी बिहार में तबाही मचा देता है, उत्तरी बिहार में। इसलिए कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। और ये रास्ता पर बदलने के लिए काफ़ी माहिर है, कुख्यात है। तो बिहार में तबाही मचाने के कारण बिहार को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। इस पर जो है बांध बनाने का मेन कारण क्या था? कि बाढ़ इसका नियंत्रण करे, बाढ़ का पानी क्या करे? नियंत्रण करे, यानी दू का गो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के कुल जल का कितना % महासागर में? तो बताए थे कि विश्व में मान लो 100% जल है, तो उनमें से 96.5% जल कहाँ पर है? तो महासागर में है। और 2.5% मात्र जल है जो क्या है? अच्छा जल है, यानी जो पीने लायक है, यानी इसको बोलते हैं मीठा जल। क्या बोलते हैं? और इसमें से भी 2.5% में से भी 70 भाग पानी बर्फ़ के रूप में जमा है। कहाँ जमा है? तो ऊपर में आर्कटिक महासागर में, नीचे अंटार्कटिक महासागर ग्रीनलैंड में, ठीक है ना। और मात्र 30 भाग, 2.5% में से 30 भाग मात्र है पीने लायक पानी भूमिगत जल के रूप में, नदी में, तालाब में, पोखर में, झरना में, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा, देखो अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो बताया था कि विश्व में जितना भी जल होता है ना उसको मान लो 100%, जितना भी बारिश होता है उसको बोल दिए 100%। तो 100% में से 4% बारिश कहाँ होता है, भारत में होता है। तो भारत जो है विश्व में जितना भी देश है उनमें से वर्षा के जल में कितना बारिश का जल भारत को मिल रहा है, उस दृष्टि से भारत 133वां नंबर पर आता है। क्यों आता है, क्योंकि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है तो बारिश तो अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन जनसंख्या कम ज़्यादा होने के कारण प्रति व्यक्ति जल कम मात्रा में मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी रूप से अनिवार्य कर देता है। हम बताए थे कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु में जहाँ पर वर्षा जल का संग्रहण करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है, यानी वहाँ पर कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया, जो वर्षा जल का संग्रहण नहीं करेगा, जो बर्बादी करेगा उस पर केस हो सकता है, यानी इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ख नंबर सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया। तो हम बताए थे आप लोग को कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन स्टार्ट हुआ था 1986 में, ठीक है ना, और इसका नाम 1991 में बदल कर दिया है क्या, तो कर दिया था राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। और एक पूछेगा तुम लोग का कि बताओ कि जल संरक्षण या जल संसाधन अधिनियम कब बनाया गया, तो 1987 में, याद रखना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तुम लोग किताब से पीछे चल जाओ, किताब का पिछला पेज में जाओ और वहाँ पर जल संसाधन वाला ऑब्जेक्टिव में अब हम पहुँचते हैं। ठीक है, क्योंकि पीछे भी ऑब्जेक्टिव दिया है और ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव पर हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, चलो पहुँचते हैं पीछे। अब चलो अब आ गए पीछे वाला पेज पर, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना है। तो बताए थे 2.5% है और 96.5% बेकार जल पड़ा हुआ कहाँ पर, महासागर में। 5 महासागर उसमें लवण के रूप में बेकार पड़ा हुआ, तो इसका हो जाएगा 2.5%, यानी को नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है, यानी जल प्रदूषण के लिए कौन सा उपाय करेंगे जो अच्छा नहीं है। तो कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में न गिराते, ये तो अच्छा बात है, नहीं गिराएंगे तो जल प्रदूषण नहीं होगा। कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में नहीं गिराएं तो इससे तो जल प्रदूषण रुक जाएगा, अच्छा बात है। यहाँ बोला तालाबों में कीटनाशक दवा छिड़क कर, तालाब में अगर कीटनाशक दवा छिड़केंगे तो उससे थोड़े जल प्रदूषण रुक जाएगा, उससे तो और जल प्रदूषण हो जाएगा, यानी गो नंबर जो है कारगर उपाय नहीं है। अगला है, केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होता है। तो केरल में देखो सिंचाई की आवश्यकता उतना नहीं होता है जितना हम लोग को उत्तर भारत में होता है, बिहार में, यूपी में, इस सब में जितना आवश्यकता होता है उतना केरल में नहीं होता। केरल में इसलिए नहीं होता क्योंकि केरल में जो है लगभग सालों भर, हम लोग के वर्षा के समय में बारिश होता है, लेकिन केरल में जो है लगभग सालों भर थोड़ा मोड़ा वर्षा होते रहता है, इसलिए वहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं होता है। तो वहाँ इसका आंसर हो जाएगा, वहाँ करीब सालों भर वर्षा हुआ करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गो नंबर राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है। तो हम बताए थे कि भारत का जो है उत्तरी भाग यानी ऊपर वाला भाग में भूमिगत जल का उपयोग ज़्यादा करता है, यानी उत्तर भारत में, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कैसे भूमिगत जल का ज़्यादा उपयोग करता है, तो मोटर से ज़मीन के अंदर का पानी निकाल के यूज कर लेता है, तो उत्तर भारत हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। तो हम जानते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर कहाँ पर है, हिमाचल और पंजाब में। भाखड़ा हिमाचल में और नांगल पर है पंजाब में, तो हो जाएगा सतलज नदी पर, जो क्या है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना यही है, भाखड़ा नांगल परियोजना, जो 226 मीटर ऊंचा है और इससे सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है। कितना होता है, तो 1275 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना है। तो संसार का सबसे लंबा बांध उड़ीसा के महानदी पर हीराकुंड बांध है, तो हो जाएगा महानदी। महानदी कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा पर कौन बांध है जो सबसे लंबा बांध है, तो वो है हीराकुंड बांध। कैसे याद रखना है,
हीरा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा आदमी हो जाएगा तो बड़ा बांध हो गया यानी लंबा बांध हो गया। और हीरा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, महान आदमी हो जाएगा तो महानदी हो गया। और हीरा मिलेगा तुम लोग को तो तुम लोग तुरंत क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा यानी उड़ जाओगे तो उड़ीसा हो गया। समझा। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किस नदी किस नदी परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई का मिट्टी संरक्षण की सुविधा मिली है। तो देखो राजस्थान के बारे में बोल रहा है, खाली अगर मध्य प्रदेश के बारे में बोलता तो हो जाता नर्मदा नदी घाटी परियोजना, क्योंकि नर्मदा नदी घाटी परियोजना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात में है। लेकिन यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश बोल देते। राजस्थान में हम आप लोग को पढ़ाए थे क्या, चंबल घाटी परियोजना पढ़ाए थे ना। और चंबल घाटी पर 3 बार बताए थे, एक गांधी सागर बांध, एक राणा प्रताप सागर बांध, एक बताए थे कोटा बैराज बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, चंबल घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो हम बताए थे आप लोगों को कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना जो है वह है तुंगभद्रा परियोजना। और तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। लेकिन यहाँ पर वो कर्नाटक नहीं दिया गया है। तो दूसरा जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा परियोजना है वो है नागा अर्जुन परियोजना, जो किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। इसका आंसर हो जाएगा को नंबर, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो सिंपल बात है, भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो बारिश का। अभी देखो बारिश का मौसम है तो बारिश होगा तो फटाफट सब खेत में पूरा धान लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो वर्षा जल है, यानी ख नंबर सही हो जाएगा। भारत में विश्व का कितना % बारिश होता है, तो मात्र 4% होता है। इसके दृष्टि से प्रति व्यक्ति कितना जल मिलता है, तो उस प्रति व्यक्ति को जितना जल मिलता है उसके मामले में हम विश्व में कितना नंबर पर आते हैं, तो 133वां नंबर पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत के किस भाग में झीलों और तालाब का अधिक उपयोग होता है। तो देखो उत्तर भारत में तो वहाँ पर ज़्यादा नहर है, तो नहर का उपयोग करते हैं और भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत जो है पठारी क्षेत्र है तो वहाँ नहर ज़्यादा ना है। तो दक्षिण भारत में जो है क्या है, तो वहाँ झील और तालाब ज़्यादा होता है, जिसमें पानी बारिश का पानी को इकट्ठा कर लेता है सिंचाई के लिए। तो हो जाएगा दक्षिण भारत, यानी घ नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी प्रणाली का सबसे अधिक उपयोग में आता है। तो देखो हम लोग जानते हैं गंगा नदी जो है भारत के बीचों बीच कहाँ से, उत्तराखंड से निकलता है, फिर यूपी में आता है, फिर बिहार में आता है, फिर झारखंड में थोड़ा जाता है, फिर बंगाल में जाता है। तो ये सभी एरिया जो है ये मैदानी एरिया है। और जब मैदानी एरिया है तो गंगा नदी का जल जो है काफ़ी मात्रा में नहर के माध्यम से निकाल कर इस मैदानी एरिया में पहुँचाया जाता है और सिंचाई किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग कौन जल करते हैं, तो गंगा नदी को करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है। देखो अगर मान लिया बिहार का क्या है, मानचित्र है, क्या है, मानचित्र है। तो सोन नदी जो है ना वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के चोटी से निकलता है। देखिए आप लोग जानते हैं कि इधर क्या होता है, पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो देखो इधर है पश्चिम, इधर है दक्षिण। तो ये वाला जो बीच वाला भाग आ गया ये क्या, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी बह रही है, किधर बह रही है, दक्षिण पश्चिम में बहकर और बिहार में आके पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दक्षिण पश्चिम। तो चलो देखो दक्षिण पश्चिम कहाँ है, तो यहाँ पर है ख नंबर, तो ख नंबर सही हो जाएगा। अब देखते हैं खाली स्थान को भरो, फिर देखेंगे कारण बताने वाला, फिर देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी खाली स्थानों को भरो। चलो भर देते हैं। बोला हीराकुंड परियोजना, तो अभी तुरंत बताया था हीरा मिलेगा तो महान आदमी बन जाएगा। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, तो महानदी पर है। और महानदी जब बन जाएगा तो क्या होगा, हीरा मिलेगा तो उड़ जाएगा। तो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो यहाँ भरना है महानदी। और बता देते हैं कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और बड़ा आदमी बन जाएगा जब हीरा मिलेगा, तो ये भारत या और विश्व का सबसे लंबा बांध है। कितना लंबा बांध है, तो 4801 मीटर लंबा है, यानी लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। ठीक है ना, इतना लंबा है। और इससे बिजली का उत्पादन कितना होता है, 270 मेगावाट। 270 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो यहाँ भरना है महानदी। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है। तो बताया था संसार की सबसे लंबी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो सतलज नदी से अपना पानी प्राप्त करती है और राजस्थान के मरुस्थल वाला एरिया यानी थार मरुस्थल में पहुंचता है और वहां पर क्या तो सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराता है। तो यहाँ भरना है इंदिरा गांधी नहर, जो 500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितना है। तो बताते भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर ऊंचा है,
जो भारत के सबसे ऊंचा बांध है। ऐसे तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, लेकिन टिहरी बांध तुम लोग को चैप्टर में नहीं दिया गया है, तो तुम लोग को भाखड़ा बांध मारना है। 226 मीटर ऊंचा है। और भाखड़ा बांध जो है, ये भाखड़ा नांगल बांध जो है, यह भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। और किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। और कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है, ठीक है ना। यानी भाखड़ा जो है वह हिमाचल प्रदेश में, नांगल जो है वो कहाँ है? पंजाब में। तो यहाँ 226 मीटर तुम लोग भर दो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का सबसे जो मेन कारण है ना, वो है क्या? फैक्ट्री से जो निकलता है ना कचरा, जो निकलता है पानी के रूप में, वो जो नदी में जो बहा देते हैं, वही सबसे मेन कारण है। मतलब तुम लोग देखो, कानपुर में गंगा नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ आता है? तो गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाला जो शहर है वो है कानपुर, ठीक है ना। तो कानपुर शहर जो गंगा नदी के किनारे बसा है, तो कानपुर जो गंगा नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है। क्यों? क्योंकि कानपुर में जो है ना, लगभग जो है कितना, तो 140 गो क्या है, तो चमड़ा का फैक्ट्री है। और उससे लगभग कितना पानी निकलता है पता है? प्रदूषण पानी तो 56 लाख लीटर पर डे पानी निकलता है लगभग। इतना प्रदूषण पानी मिलता है या गंगा नदी में गिर जाता है, तो अपने तो खराब होवे करता है, गंगा नदी का पानी भी क्या करता है? खराब कर देता है। तो यहाँ लिखना है क्या? औद्योगिक, यहाँ पर जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो लिखना उद्योग से निकलने वाले यानी औद्योगिक कचरा। यहाँ लिख देना औद्योगिक कचरा। आगे बढ़ते हैं। अगला है से प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी कौन, किससे जो है ऊर्जा प्राप्त होगा, लेकिन वो प्रदूषण नहीं करेगा। जैसे हम लोग कोयला जलाते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन प्रदूषण कर देता है, धुआं निकल जाता है। तो बताओ, जल से जो बांध बनाते हैं वहाँ से क्या गिरता है? पानी गिरता है। जो टरबाइन को घुमाता है, जब टरबाइन घूमता है तो क्या होता है? बिजली उत्पादन होता है। यानी जल विद्युत ऊर्जा जो होता है उससे में धुआं नहीं होता है। यानी जल विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? प्रदूषण नहीं होता। तो यहाँ भर दे जल विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर तुम लोग पवन ऊर्जा ही भर सकता है, लेकिन हम जल विद्युत चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ जल विद्युत भरना है। कि पवन ऊर्जा, जब पवन घूमता है, पवन चक्की घूमता है, तो वो भी प्रदूषण नहीं करता है, तो पवन ऊर्जा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जल के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पर भरना है जल विद्युत ऊर्जा। ये जल विद्युत से प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्राप्त होता है, तो यहाँ जल विद्युत भर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगानगर। तो देखो, गंगानगर जो है ना, ये राजस्थान में है, ठीक है ना। गंगानगर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, सब कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान में कौन एरिया में है? तो थार मरुस्थल वाला क्षेत्र में ये है। 4 को जो बोले थे, तो वहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ भर देना है कौन राज्य में गंगानगर है? तो यहाँ भरना है, जब खाली स्थान है वहाँ भरना राजस्थान में है। जहाँ की प्यासी भूमि, वहाँ की भूमि क्या है? प्यासा, इसलिए क्या है? मरुस्थल है, ठीक है ना। तो कौन नहर आता है? तो बताए थे राजस्थान में गंगानगर में कौन नहर आता है? तो वहाँ पर आता है इंदिरा गांधी नहर। तो यहाँ भर देना है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नहरों द्वारा सिंचाई नदियों के भाग में की जाती है। तो दक्षिण भारत में जो है ना, नहर के द्वारा सिंचाई जो क्या है, नदी के कौन सा भाग में किया जाता है? तो नदी जैसे ये बह रहा है ना, तो नदी जो का जहाँ पानी अब गिरने वाला होता है समुद्र में, तो वहाँ पर फैल जाता है चारों तरफ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डेल्टाई क्षेत्र। क्या बोलते हैं? डेल्टाई क्षेत्र। और त्रिभुजाकार रूप ले लेता है, तो यहाँ भरना है डेल्टाई क्षेत्र। क्या भरना है? डेल्टाई क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना नदी पर है। तो हम बताए थे नागा अर्जुन, तो इसमें आ गया अर्जुन। तो अर्जुन का रथ तो आप लोग देखेंगे महाभारत में कौन चलाता? कृष्ण भगवान चला रहा था। तो ट्रिक बन गया क्या कि अर्जुन के है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा कृष्णा नदी। तो नागा अर्जुन बांध परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कौन राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं मिलान करने वाला, ठीक है ना। अब देखते हैं मिलान करने वाला। देख रहा तो बोला अच्छा। चलिए यहाँ ध्यान दो। अब बोल रहा है कि कोलम ओ को कोलम बो से मिलान करना है। तो बताओ, गांधी सागर बताया था कि चंबल नदी घाटी परियोजना पर 3 नदी था, सॉरी 3 बांध था। एक था गांधी सागर परियोजना, दूसरा था राणा प्रताप सागर परियोजना, और तीसरा था कोटा बेराई परियोजना। तो गांधी सागर कहाँ चलेगा? चंबल नदी पर। कहाँ जाएगा? यानी गो में जाकर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो गो में। तो यहाँ मिला दो गो में, ठीक है। और कहाँ? राजस्थान में। नागा अर्जुन बताओ, नागा अर्जुन बताते हैं अर्जुन यानी कृष्ण, तो अर्जुन कृष्ण यानी घ नंबर में चल जाएगा। और कहाँ पर है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। हम बार बार एक ही चीज़ इसलिए बोलते हैं कि आप लोग को याद हो जाए सुन सुन कर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बता दो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कहाँ से जल प्राप्त करता है? जल प्राप्त करता है सतलज नदी से, और राजस्थान में चल जाता है, जो विश्व का सबसे लंबा नहर है, ठीक है ना। हीराकुंड परियोजना तो बताते हैं हीराकुंड परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में है। और हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है, ठीक है ना। जब क्या है? तो विश्व का सबसे लंबा बांध यानी बड़ी बांध है, ठीक है। तो मिला दिए। अब बढ़ते हैं कारण बताने वाले प्रश्न की ओर। कारण बताओ। अब देखो क्या है, अब है कारण बताने वाला क्वेश्चन। क्या है? कारण बताएं। बोरा पृथ्वी पर महासागरों में बहुत जल एकत्रित है। जानवे करता है बहुत जल है, क्योंकि 100% में से तो 96.5% तो खाली महासागरों में है। फिर भी अनेक देश में जल संकट से त्रस्त क्यों है? तो सिंपल बात बोलना है
कि महासागर में जल जो बहुत मात्रा में है 96.5% है, वो लवणीय जल है जो मानव के दैनिक क्रियाकलाप में यूज नहीं होता है। इसलिए और लास्ट में लिखना है कि और मात्र पीने लायक जल 2.5% है, इसमें से भी 70% भाग बर्फ के रूप में जमा है। इसलिए बहुत सारे देश में जल संकट से त्रस्त है। समझा क्या लिखना है? लिखना है कि महासागर में बहुत मात्रा में लगभग 96.5% जल है, लेकिन वो सभी लवणीय जल है, बेकार जल है, जो मनुष्य के दैनिक क्रियाकलाप के काम में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और मात्र पीने लायक जल 2.5% है। कितना है? 2.5% है, जिसमें से 70% भाग बर्फ के रूप में जमा है। 30% भाग ही नदी, तालाब, पोखर, झरना, भूमिगत जल के रूप में है। इसलिए अनेक देश जल संकट से त्रस्त है। समझे आप लोग? चलो अब सब्सक्राइब कर दो जो सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कोसी नदी को बिहार का शोक या दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों? तो हम बताए थे शोक मतलब होता है क्या कि वो नदी जो शोक मतलब कोई नदी को शोक बोल दिया, उसका मतलब क्या हुआ कि वो नदी बहुत तांडव करता होगा। यानी वो नदी में जब बाढ़ आता होगा ना तो बहुत सारा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता होगा, चाहे फसल हो, जानवर हो, जाल माल, फसल उसल बहुत नुकसान पहुंचाता होगा, ठीक है ना। तो लिखना है कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? तो लिखना है क्योंकि कोसी नदी बिहार में हर साल बाढ़ लाने से तबाही मचा देता है, जिससे हर साल जाल माल का बहुत क्षति होता है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जबकि दामोदर नदी बंगाल में हर साल बाढ़ लाकर बंगाल में जाल माल का बहुत क्षति यानी हानि पहुंचाता है। इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यानी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, लाइक करो। अगला क्वेश्चन, जल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्यों? तो सिंपल बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यानी इसमें लिखना है कि जल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है इसलिए क्योंकि सभी सजीव यानी जीव जंतु, पेड़ पौधा को जीवित रहने के लिए जल आवश्यक है। यानी जल ही जीवन है। और चाहे सिंचाई करना हो या अन्य बहुत सारे काम करना हो, वहाँ जल एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन की भूमिका निभाता है। इसलिए जल क्या है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। उतना ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है क्या जल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्यों? तो लिखना है क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। क्योंकि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए, सभी सजीवों यानी पेड़ पौधा, जीव जंतु को जीवित रहने के लिए जल बहुत ज़रूरी है। इसलिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बस इतना लिख देना, हो गया। अब देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न बोल रहा है विश्व में उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत महासागर में जमा है? तो कितना परसेंट महासागर में जमा है? तो 96.5% महासागर में जमा है। तो इसका आंसर हो गया 96.5%। और पीने लायक कितना है? तो 2.5%, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है क्या? बोल रहा है दिल्ली में 13वीं सदी में जल संग्रहण के लिए बने विशिष्ट तालाब का नाम क्या है? तो 13वीं सदी में जो है ना दिल्ली में एक तालाब बनाया था, कौन? इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश का शासक था, ठीक है ना। उसका नाम था फौजी सामस। क्या नाम था? फौजी सामस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में भूमिगत टंकियों में एकत्रित वर्षा जल का स्थानीय नाम क्या है? बोला राजस्थान में जो भूमिगत जल होता है टंकी में, उसका स्थानीय नाम क्या है बताना है कि स्थानीय नाम उसका क्या है। तो उसका स्थानीय नाम है पालर पानी। क्या नाम है? पालर। चलो हम लिख देते हैं यहाँ अच्छा से, पालर पानी। क्या है? पालर पानी, ठीक है ना। तो लिख देना है पालर पानी। स्थानीय नाम क्या है? पालर पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पानी की धारा बहकर सिंचाई के लिए प्रवाहित करने वाली प्रणाली का क्या नाम ही बताना है। तो प्रणाली जो है ना उसको बोलते हैं कोल। क्या बोलते हैं?
कोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है कोल। हिमाचल प्रदेश में हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया, वहाँ पर गुल या कुल, यहाँ ध्यान दो, कोल नहीं, गुल या कुल, क्या बोलते हैं, गुल या कुल, क्या बोलते हैं, गुल या कुल। तो बोलेगा बता कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो पानी की धारा होता है जो बहकर आराम से सिंचाई के लिए प्रवाहित हो जाती है, तो जिस प्रणाली का हम उपयोग करते हैं उस प्रणाली को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गुल या कुल, गुल या कुल। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न ध्यान से आप लोग को सुनना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न बोल रहा है कि जल किस प्रकार एक महत्वपूर्ण दुर्लभ संसाधन है। तो आप लोग जानते हैं कि जल जो है बहुत है पृथ्वी पर, लेकिन एक दुर्लभ संसाधन है। कैसे, क्योंकि जितना भी जल है 96.5% जल वो तो बेकार पड़ा हुआ है, फिर कहाँ पर, महासागर में बेकार पड़ा हुआ है। तो यही लिखना है कैसे एक दुर्लभ संसाधन है। चलो अब इसको बताते हैं हम, ठीक है। तो लिखना है कि पृथ्वी पर जल तो बहुत अधिक है, सिंपल बात है, बहुत अधिक जल है, परंतु इसका 96.5% भाग महासागर में पाया जाता है, जो क्या है, जो बेकार जल है, लवणीय जल है, ठीक है ना। यह हमारी बुनियादी ज़रूरत पीने, नहाने, सिंचाई इत्यादि के लिए उपलब्ध नहीं है। सिंपल बात है, जो महासागर में जल पड़ा है वो क्या है, खारा है, लवणीय, वो किसी काम का नहीं है। पीने लायक मीठा जल कितना है, मात्र 2.5% है, परंतु इसका भी 70% भाग कहाँ है, तो ग्रीनलैंड में है, अंटार्कटिक महासागर में है, हिमालय में। कैसे है, तो बर्फ़ के रूप में, यानी हिमशिखल के रूप में, हिमनद के रूप में, बर्फ़ के रूप में जमा है। मात्र 30% जो है थोड़ा नदी में, तालाब में, भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है, इसलिए जिसके कुछ भाग का उपयोग हम कर सकते हैं। इसलिए जल एक दुर्लभ संसाधन है। जल तो बहुत है, लेकिन है कितना, 2.5% है, उसका 70% भी क्या है, बर्फ के रूप में पड़ा हुआ है। कहाँ पर, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, और हिमनद के रूप में पड़ा हुआ है। इसलिए जल क्या एक दुर्लभ संसाधन है। बस इतना लिख के लास्ट लिख देना, इसलिए एक जल एक दुर्लभ संसाधन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, देखो अगला है कि भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन है बताना है। तो सिंपल, भारत में जल का प्रमुख 5 स्रोत है। लिखना है क्या कि भारत में जल का प्रमुख 5 स्रोत है। पहला वर्षा का जल, दूसरा वर्षा का जल चल गया ज़मीन के अंदर तो भूमिगत जल, तीसरा जल वर्षा का जल बह कर चल गया नदी में तो तीसरा नदी का जल, चौथा तालाब, झरना, पोखर एवं अन्य जलाशय, और पांचवा जो है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है, वो क्या है, तो वो है जो पांचवा जो है वो है ग्लेशियर हिमनद का क्षेत्र। क्या है, ग्लेशियर किसको बोलते हैं, जहाँ बर्फ़ जमा होता है, यानी जहाँ बर्फ़ को बोलते हैं हिम, यानी हिम जो है यानी बर्फ़ जो है नदी के रूप में जमा होता है। तो पांचवा लिख देना है क्या, ग्लेशियर एवं हिमनद। बस आंसर हो गया। अगला बहुउद्देशीय, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, थोड़ा इधर करते हैं तो क्वेश्चन पूरा दिखाई देगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस प्रकार लाभप्रद है। यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है इस किस प्रकार लाभदायक होता है। तो हम जानते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, तो वैसा नदी घाटी परियोजना जिसमें एक साथ बहुत सारे उद्देश्य को पूरा कर सके, उसे बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या लाभ होता है, पहला लाभ होता है कि उस पर बांध बनाकर बाढ़ का नियंत्रण कर लेते हैं। तो लिखना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से निम्नलिखित लाभ होता है। पहला क्या लिखना है, बाढ़ का नियंत्रण। दूसरा क्या लिखना है, विद्युत यानी करंट, विद्युत जल विद्युत का उत्पादन। तीसरा क्या लिखना है, सिंचाई। चौथा क्या लिखना है, चौथा लिखना है पर्यटन क्षेत्र का विकास। वहाँ देखते हैं ना आप लोग, जहाँ जम जाता है जल, जहाँ बांध बनाया जाता है वहाँ घूमने लोग जाता है, तो चौथा लिखना है पर्यटन क्षेत्र का विकास। पांचवा लिखना है परिवहन क्षेत्र का विकास। क्या होगा, वहाँ परिवहन क्षेत्र का विकास होता है, यानी वहाँ पर जो है पानी डिग जाता है तो वहाँ नाव चलने लगता है, बड़ा बड़ा जहाज चलने लगता है, तो परिवहन क्षेत्र का विकास। और छठा लिखना है कि उसके, क्योंकि वहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है, जब बिजली का उत्पादन होगा तो वहाँ पर बिजली मिलेगा किसको, फैक्ट्री को मिलेगा। तो पाँचवा छठा लिखना है आप लोग को कि कर कारखाना का विकास होता है, तो इस प्रकार। और सातवां लिखना है कि वहाँ मछली भी बहुत रहने लगता है, मछली वहाँ पाल सकते हैं, तो लिखना है मत्स्य पालन भी होता है, तो इतना लिख देना है। अब बोल रहा है क्या कि यह भी बताएं, क्या क्या बताना है, थोड़ा देख लेते हैं इधर।
बोल रहा है या भी बताएं कि वे किस प्रकार हानिकारक है, यानी बताना है कि वह किस प्रकार हानिकारक है। देखो, इससे पहला हानिकारक क्या है कि इससे जो है बाढ़ के खतरा कहीं कहीं बढ़ जाता है। तो पहला लिखना है बाढ़ का, लिखना है कि इसका हानिकारक कारण निम्नलिखित है। पहला लिखना है बाढ़ का कारण बढ़ जाता है, यानी बाढ़ का कारण किधर बढ़ जाता है। तो देखो, मान लो कि ये बांध, ये क्या है, बांध है, तो इधर जो है ना, इधर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इधर तो ठीक है, लेकिन इधर बाढ़ का खतरा क्या होगा, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा इसका हानिकारक कारण क्या है कि जब कहीं जहाँ बांध बनाया जाता है ना, वहाँ पर जो है भूकंप का खतरा भी बढ़ जाता है। तो दूसरा कारण लिखना है कि इससे भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा कारण की लिखना है कि इससे जो है ना नदी में कचरा जमा हो जाता है। सिंपल बात है, जब यहाँ बांध बना देंगे तो पानी जो है उतना रफ्तार में नहीं बहेगा, क्योंकि बांध पानी को रोक लेगा। तो जो कचरा था बहकर आगे बढ़ जाने चाहिए कचरा को, वो यहीं नदी में रुक जाएगा। तो नदी में कचरा जमा हो जाएगा। जब नदी में कचरा जमा हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसका पानी अगल बगल के क्षेत्र में फैल जाएगा, जिससे बाढ़ के कारण खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही 2-3 कारण लिख देना, ज़्यादा कारण नहीं लिखना, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलो, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि नदियों में पर बांध क्यों बनाया जाता है। सिंपल बात है, नदी पर बांध क्यों बनाया जाता है बताओ। तो नदी पर बांध बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए तथा जल विद्युत के उत्पादन के लिए बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, इतना लिख देना है। उनसे होने वाले लाभों का उल्लेख करें, यानी उनसे क्या क्या लाभ होता है। तो पहला क्या लाभ होता है, पहला लाभ होता है बाढ़ का नियंत्रण होता है, जो अभी इसमें बताए थे 3 नंबर, वही लिखना है। पहला लाभ बताए थे बाढ़ का नियंत्रण होता है। दूसरा बताए थे कि जल विद्युत का उत्पादन होता है। तीसरा बताए थे क्या, तीसरा बताए थे वहाँ पर्यटन क्षेत्र का विकास होता है। चौथा बताए थे कि वहाँ मत्स्य पालन भी होता है, यानी मछली पालन होता है। छठा बताए थे कि वहाँ पर यातायात का सुविधा, यानी परिवहन का क्षेत्र बढ़ जाता है, नहीं वहाँ नाव चलने लगता है नदी में, बड़ा बड़ा जहाज चलने लगता है नदी में। ठीक है ना। और अगला बताए थे क्या कि वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है। औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है, विकास होता है। तो ये लाभ में ये लिख देना है। ठीक है, जो बोले थे वो लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन बनी है। तो आप लोग को हम बहुत बार बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में बनने वाला प्रथम नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सा है लिखना है, तो लिखना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इतना लिख देना है। और आगे क्या पूछ रहा है, देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है कि इससे कौन दो राज्य, क्या पूछ रहा है, इससे कौन दो राज्य अधिक लाभान्वित होता है। तो देखो, दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ बना है, तो ये बना है पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर बना है। तो सिंपल बात है कि इससे लाभ कौन होगा, तो जहाँ बना उसी को ना लाभ होगा। तो दो राज्य पूछ रहा है, तो लिख देना है इससे लाभ होने वाला 2 राज्य है। एक लिखना है पश्चिम बंगाल और दूसरा लिखना है झारखंड। बस आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है। तो हम बताए थे तुम लोग को कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगार परियोजना नदी घाटी परियोजना है। ये क्या लिखना है, भाखड़ा नांगार नदी घाटी परियोजना है। अब बोल रहा है कि इससे किस क्षेत्र का आर्थिक विकास में मदद मिलती है। तो सिंपल बात है, जहाँ भाखड़ा नांगार परियोजना बना होगा उसी के आसपास में जो राज्य होगा उसी को आर्थिक विकास में मदद मिलता होगा। तो बताओ, भाखड़ा नांगल वन कहाँ बना है, तो भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, नांगल है पंजाब में, और उसके आस पड़ोस जो राज्य होगा उसको लाभ मिलेगा। तो उसके आस पड़ोस में कौन राज्य, तो आप लोग को जब मैप से पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे। तो लिखना है कि किस क्षेत्र को आर्थिक विकास में मदद मिलता है। तो लिखना है कि इससे जो है निम्नलिखित क्षेत्र को, यानी निम्नलिखित राज्य को आर्थिक विकास मिलता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इतना को इससे लाभ मिलता है। बस हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख करें। यानी राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो स्थापना है भारत में 1987 ईस्वी में हुआ। और ये क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ कि जल को और कैसे उपयोगी बनाया जाए उसके लिए हुआ। तो बोल रहा सा काम कौन चीज़ बता, यानी जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का स्थापना 1987 में जो हुआ है इसका कार्य क्या है उसके बताना है। तो लिखना है क्या राष्ट्रीय जल परिषद का निम्नलिखित कार्य है, उसका काम अब बताते हैं, आप लोग को लिख लेना है। ठीक है,
चलो अभी हम क्या बताए थे कि राष्ट्रीय जल परिषद का स्थापना कब हुआ, 1987 में। कब हुआ, 1987 में। देखो लिखा हुआ है ना। अब लिखना है आप लोग को, पूछ रहा है राष्ट्रीय जल परिषद का निम्नलिखित कार्य बताएं। तो लिखो कि राष्ट्रीय जल परिषद का निम्नलिखित कार्य है। उसमें पहला काम लिखो कि जल की उपलब्धता बनाए रखना, यानी राष्ट्रीय जल परिषद का काम है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का काम है, पहला कार्य है जल की उपलब्धता बनाए रखना, यानी जल उपलब्ध रहे इसके लिए कौन सा उपाय करें कि जल का उपलब्धता बनाए रखे। एक नंबर ये लिखना है। दूसरा कार्य लिखना है जल को प्रदूषण होने से बचाना, यानी उपाय करता है कैसे हम जल को प्रदूषण को बचाएं। कौन उपाय करता है, तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। और तीसरा काम इसका है प्रदूषित जल को साफ कर उसका बार बार उपयोग करना, जो जल प्रदूषित हो गया उसको कैसे हम उपयोग करें कि उसको बार बार उसको साफ करके उपयोग कैसे करें। ये 3 काम है, ठीक है ना। तीनों काम लिख देना, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि देखो राष्ट्रीय जल यहाँ पर 8 नंबर, जल संकट से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल बात है, जब पीने लायक जल की कमी हो जाए तो उसे जल संकट कहते हैं। और एक स्वीडन के जल पेयजल, या उसको बोल सकते हैं हम, एक स्वीडन का जल विकास विशेषज्ञ था, जल संसाधन विकास विशेषज्ञ था, जिसका नाम था फोल्कर मार्क। क्या नाम था, फोल्कन मार्क, यानी जल संसाधन विशेषज्ञ था जिसका नाम था फोल्कर मार्क। उसका कहना था कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को अगर 1000 घन मीटर, अगर 1000 घन मीटर, 1000 घन मीटर, 1000 घन मीटर का मतलब हुआ कि 1000 मीटर क्यूब पानी अगर नहीं मिलने लगे तो इसको जल संकट कहते हैं। तो पूछ रहा है क्या जल संकट से आप क्या समझते हैं। तो लिखना है कि पीने लायक जल का कमी हो जाना जल संकट कहलाता है। स्वीडन के जल संसाधन विशेषज्ञ फोल्कर मार्क के अनुसार अगर व्यक्ति को प्रतिदिन अगर 1000 मीटर क्यूब यानी घन मीटर पानी नहीं मिले तो इसे जल संकट कहा जाता है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्या कि भारत में पेयजल संकट के कारणों पर प्रकाश डालें, यानी भारत में जो है पेयजल संकट के कारण क्या है, यहाँ संकट क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या, इसे प्रकाश डालें। चलो देखते हैं। देखो यहाँ लिखना है कि भारत में पेयजल संकट या जल अभाव के मुख्य कारण निम्नलिखित है, और ये कारण लिख देना है। पहला कारण क्या, देश के कई भागों में पर्याप्त वर्षा होने, यानी वर्षा जो है कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे उत्तराखंड में देखता है बारिश कितना हो जाता है कि तबाही मचा देता है, ठीक है ना। और कहीं बारिश, जैसे राजस्थान क्योंकि मरुस्थल क्षेत्र में बारिश होता ही नहीं है, तो कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कहीं बहुत कम होता नहीं, और पर्याप्त वर्षा होना, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि से जल की मांग बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रत्येक लोग क्या कर रहा है, जल की खपत बढ़ रहा है। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जल पिएगा, जब पिएगा, जल से नहाएगा, जल यूज करेगा तो जल का मांग तो बढ़बे करेगा। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण हो गया नकदी फसल। नकदी फसल उसको बोलते हैं जिसको हम घर में रखने के लिए यूज नहीं करते, उसको बेचने के लिए उत्पादन करते हैं, उसको बोलते हैं नकदी फसल। तो नकदी फसल की खेती में जल की अधिक खपत, नकदी फसल की जो खेती होता है उसमें जल ज़्यादा लगता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जल अभाव हो रहा है, जल संकट हो रहा है। अगला, बढ़ते जीवन स्तर के परिणाम स्वरूप जल की खपत बढ़ना। देखता है जिस किसी का लाइफ स्टाइल बढ़ जाता है तो वहाँ पर जल का जैसे झरना लगा दिया, मोटर लगा दिया, या कहीं पर क्या कर रहा है, पानी ऐसे खोल के बर्बाद कर रहा है, तो बढ़ते जीवन स्तर से क्या हो रहा है, जल का बर्बादी हो रहा है। अगला, नलकूपों से अधिक जल निकासी के, यानी नलकूप यानी मोटर्स के द्वारा अधिक जल निकाल लेते हैं भूमिगत जल से, तो भूमिगत जल धीरे धीरे नीचे भाग रहा है, तो जल अभाव हो रहा है, जल संकट हो रहा है। तो ये इतना कारण लिख देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है क्या जीवन में जल का क्या महत्व है। सिंपल बात है, तो अपनों लिख सकता है तुम लोग, जीवन में तुम्हारा जल का क्या महत्व है। तो लिखना है कि जीवन में जल का बहुत महत्व है, ठीक है ना। लिखना है क्योंकि जल ही जीवन है, यानी मनुष्य को और पेड़ पौधा एवं फसलों को जीवित रहने के लिए जल काफ़ी आवश्यक है। और लिख देना इसमें कि पीने के लिए पानी हो या मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में क्रियाकलाप में जितना भी कार्य किया जाता है उसमें पानी यानी जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। बस इतना लिख देना। अगला बताएं कि जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन है। देखो जल नवीकरणीय संसाधन, ये तो सही बात है कि जल क्या है, नवीकरणीय संसाधन। लेकिन नवीकरणीय संसाधन रहते हुए लेकिन 96.5% जल क्या है, बेकार पड़ा हुआ है, तो कोई काम का है नहीं।
तो देखो बोल रहा है बताएं कि जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन पहले किसको बोलते हैं, यहाँ ध्यान दें। नवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं जिसका जो है ना, जिसका भंडार बहुत ज़्यादा है, जिसका भंडार असीमित है, जो समाप्त होने वाला नहीं है, या जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो जल तो अतः मात्रा में पृथ्वी पर है, हाँ पीने वाला जल नहीं है, लेकिन समुद्र में जो जल पड़ा है वो भी तो जल है ना, लेकिन पीने वाला नहीं है। तो जल क्या है, अतः मात्रा में पृथ्वी पर है, वो सीमित मात्रा में पृथ्वी पर है, वो समाप्त होने वाला कभी नहीं है, इसलिए जल क्या है, नवीकरणीय संसाधन। और जल को हम पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, देखो जब धूप होता है तो नीचे वाला पानी जो है, समुद्र का पानी, नदी का पानी भाप के रूप में बन के कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, और ऊपर जाके फिर क्या होता है, फिर वो बादल बन जाता है, फिर बादल क्या होता है, फिर बारिश के रूप में बरस जाता है। तो ये क्या चक्र चल रहा है, चक्र चल रहा है, यानी फिर बारिश क्या होता है, फिर पानी बन जाता है ना, उड़ गया, फिर पानी बन गया, तो चक्र चल रहा है, नहीं उसे हम पुनः प्राप्त कर रहे हैं ना, इसलिए जल क्या है, नवीकरणीय संसाधन। अब लिखना कैसे, तो समझो कि बोरा बताएं कि जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन है। तो लिखना है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि पृथ्वी पर जल असीमित मात्रा में पड़ा हुआ है और जल को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि जल वाष्प के रूप में बादल में बदल जाता है, फिर बादल जो है बारिश के रूप में नीचे बरस जाता है। इस प्रकार हम जल को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए जल एक नवीकरणीय संसाधन है। बस इतना ही लिखना है। अगला बोला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बोला बड़े बड़े बांधों और तटबंधों की आवश्यकता पर जोर देते हुए इनकी, देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें है ये है 3 नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है भारत की 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजना का वर्णन करें। तो भारत का 4 गो नदी, तुम लोग को हम तो कितना नदी घाटी परियोजना बता दिए हैं, बताए थे ना। एक बताए थे तुम लोग को क्या, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दूसरा बताए थे भाखड़ा नांगल घाटी परियोजना, तीसरा बताए थे आप लोग को हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, चौथा बताए थे तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, पाँचवा बताए थे नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना, छठा आप लोग को छठा बताए थे शरावती नदी घाटी परियोजना, बताए थे ना। उसके बाद 7वां बताए थे चंबल नदी घाटी परियोजना, 8वां बताए थे कोसी नदी घाटी परियोजना, 9वां बताए थे सोन नदी घाटी परियोजना, 10वां बताए थे गंडक नदी घाटी परियोजना। इस प्रकार बहुत बता दिए। तो यहाँ बोल रहा है 4 गो लिखना है, तो 4 गो कौन लिख दे, जो मेन है 4 गो मेन कौन है। तो पहला लिखना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दूसरा लिख दो भाखड़ा नांगल घाटी परियोजना, तीसरा लिख दो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, और चौथा लिख दो नागा अर्जुन सागर घाटी परियोजना, ठीक है ना। और सब के बारे में बोल रहा है कि वर्णन के लिए, तो लिखो। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में लिखना है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना यह स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना है और इससे यह दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, ठीक है ना, जिससे जल विद्युत का उत्पादन होता है और दामोदर और बाढ़ का नियंत्रण करता है। बस दामोदर नदी घाटी में इतना लिख दो। अगला लिखना है क्या, भांकला नांगल घाटी परियोजना के बारे में। तो भाखड़ा नांगल घाटी परियोजना के बारे में क्या लिखना है कि भांकला नांगल घाटी परियोजना सतलज नदी में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर बनाया गया है, ठीक है ना। यह भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है जिससे 1275 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और यह भारत का सबसे ऊंचा नदी घाटी परियोजना है जो 226 मीटर ऊंचा है। भाखड़ा नांगल के बारे में लिख दिए। अब लिखना है किसके बारे में, तो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना के बारे में लिखना है कि हीराकुंड नदी घाटी परियोजना यह महानदी पर उड़ीसा में स्थित है जो भारत का सबसे लंबा बोले तो सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है जो 4801 मीटर लंबा है। इससे लगभग 270 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और नागा अर्जुन सागर परियोजना के बारे में क्या लिखना है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है। बस इतना लिख देना है, जो दक्षिण भारत का द्वितीय सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। बस हो गया। तो 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और जो बताए थे आप लोग को हम क्या लघुत्तरीय प्रश्न में जो बताए थे उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसमें ही बता देते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक मार देते हैं, तुम लोग को जरूर एकदम करिए लेना है। एक लघुत्तरीय प्रश्न छूट गया रे, यहाँ देखो एक लघुत्तरीय प्रश्न छूट गया। वो क्या है, यह है हिमालय की नदियों में सदा जल मिलता है लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ऋतु विशेष में ही जल क्यों मिलता है। तो हम बताए थे कि हिमालय की जो नदी है ना, जैसे हो गया यमुना, गंगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब जो है हिमालय के आसपास से निकलता है, ठीक है ना। और जैसे ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा जो हिमालय के ऊपर से निकलता है लेकिन हिमालय के आसपास से निकलता है। तो इसमें सदा जो है सदा सालों भर जल क्यों रहता है। जैसे गंगा नदी देख लो, सदा सालों भर जल रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदी, प्रायद्वीपीय भारत समझ रहा है,
भारत के दक्षिणी भाग में जो नदी है उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी, ठीक है ना। उसमें जल जो है ना सिर्फ वर्षा में ही ज़्यादा मात्रा में रहता है, बाकी बात जो गर्मी में उसका जल क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है ना, बहुत कम हो जाता है। तो क्यों? तो लिखना है क्योंकि हिमालय की नदियों में सदा जल मिलता है, इसलिए क्योंकि हिमालय के नदियाँ ग्लेशियर क्षेत्र से निकलता है, जो जिससे हिमालय की नदियों को ग्लेशियर के पिघलने से सालों भर वर्षा मिलते रहती है। परंतु प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है ये पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, वहाँ पर ग्लेशियर नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसको गर्मी में यानी गर्मी के मौसम में इसको बारिश नहीं प्राप्त होता है, सिर्फ वर्षा के मौसम में ही बारिश का जल प्राप्त होता है। इसलिए हिमालय के नदियों में वर्ष भर सदा जल मिलता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वर्ष भर सदा जल नहीं मिलता है। समझ आ गया ना? तो आ गया। तो आप जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जो लाइक नहीं किया लाइक कर जो, और इस चैनल के बारे में अपना अगल बगल पड़ोसी में जो है सबको जरूर बताओ, अपने गांव में फैला दे, ठीक है। और आप लोग को हम लिए एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे लघुत्तरीय प्रश्न कौन इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव कौन इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न सोशल साइंस में यानी ज्योग्राफी में कौन इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे, फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न ज्योग्राफी में कौन इंपॉर्टेंट है उसका क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, उसी प्रकार हिस्ट्री में लेकर आएंगे, उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में लेकर आएंगे, उसी प्रकार साइंस में लेकर आएंगे, उसी प्रकार हिंदी में लेकर आएंगे, ये भी लेकर आएंगे, ठीक है ना, बहुत जल्दी लेते आएंगे। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।